आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। न्यूज़ मैक्स के ख़ास प्रोग्राम खबर से आगे में आपका खैर मक़दम है। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे एमसीडी इलेक्शन को लेकर, जिस तरह से रिज़ल्ट आए हैं। और सबसे ज़्यादा जो इस पूरे मामले में हम बात करेंगे वो ये है कि जिस तरह से बीजेपी के ऊपर ये इल्ज़ाम हमेशा लगता है कि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती, जिस तरह से उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी ये इल्ज़ाम लगा था। और अमित शाह से पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, तो उस पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया था कि ये तो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए किसको टिकट देना है नहीं देना है। लेकिन एमसीडी इलेक्शन में 5-6 मुसलमानों को टिकट दिया गया था, जिनमें से एक का पर्चा रद्द हो गया था किसी कारण से। 5 मुसलमान खड़े हुए थे और वो भी मुस्लिम इलाकों से उनको नामजद किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जब रिज़ल्ट आए तो 5 ही कैंडिडेट हार गए। एक भी कैंडिडेट दिल्ली से नहीं जीत पाया एमसीडी इलेक्शन में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। हम उनसे बात करेंगे तफसील से। मौलाना, क्या कहना है, जिस तरह से हमेशा इल्ज़ाम मुसलमानों के ज़रिए लगता है कि आप मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने की बात नहीं करते, उनको टिकट नहीं देते, लेकिन बीजेपी का हमेशा ये कहना होता है कि अगर हम टिकट देते हैं तो कैंडिडेट जीत नहीं पाता। देखिए, आपको याद होगा कि अमित शाह से जब एक पत्रकार ने सवाल किया था कि आपने यूपी में किसी एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया, तो उनका कहना ये था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारी एक मीटिंग हुई थी 2014 में, अप्रैल 2014 में पीएम मोदी के साथ में। उन्होंने हमसे यही पूछा कि भाई क्या मुसलमान हमें वोट देगा या नहीं देगा। उस वक्त हमने ये कहा था कि भाई अगर देखिए बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है, लेकिन आप अपनी नीतियों को छोड़ दीजिए, जो आपके मेन मुद्दे हैं जिससे मुसलमान भागता है। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं छोड़ सकते। जब ये नहीं छोड़ सकते तो मुसलमान उनके साथ क्यों आएगा। कॉमन सिविल कोड की बात को लेकर मुसलमान कहीं ना कहीं डरता है कि अगर कॉमन सिविल कोड आ गया तो हमारा मजहबी मामला जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। आज जिस आज़ादी के साथ हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या मदरसे चल रहे हैं या जो भी हमारे मजहबी उमूर हैं वो अंजाम दिए जा रहे हैं, कल आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं उनको ज़ख्म पहुँचेगी और उनको लेकर किसी तरह से मुसलमानों को परेशान किया जाएगा। तो मुसलमान इसलिए साथ नहीं आता। एमसीडी चुनाव में जिन मुसलमानों को इन्होंने वोट टिकट दिया है वो दरअसल एक रणनीति के तहत दिया है। रणनीति ये थी कि मुस्लिम जहाँ भी मुस्लिम आबादी थी, इन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं चूँकि कांग्रेस का वोट सारा का सारा आप पार्टी को कन्वर्ट हो चुका है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप पार्टी की ये सीटें निकल जाएं, तो इसलिए मुसलमान को खड़ा कर दो। 5000 वोट भी काटेगा तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा और बीजेपी की सीट निकल जाएगी, सॉरी दूसरी किसी पार्टी की सीट निकल जाएगी। आप पार्टी को नुकसान पहुंचाने का असल मकसद था। और यही हुआ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों को इन्होंने टिकट दिया, हालांकि बहुत अच्छी पोजीशन में वो लोग नहीं रहे, क्योंकि बीजेपी को मुसलमान वोट देना नहीं चाहता, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। बीजेपी से कहीं ना कहीं मुसलमान आज डर रहा है और उसकी वजह है, आपने देखा हो यूपी सरकार आने के बाद में जिस तरह के माहौल वहाँ बने हैं, चाहे वो राजस्थान का वाक़या पहलू सिंह का हो या फिर अभी दिल्ली में 4-5 दिन पहले एक वाक़या हुआ सहारनपुर फसाद का मामला है, या फिर अलीगढ़ में जो कुछ हुआ है थाने को लेकर। तो ये सारी कहानियाँ जो है वो कहीं ना कहीं मुसलमान के जहन में रहती हैं कि हमें जो है मजहब के नाम पर परेशान किया जाएगा, इसलिए मुसलमान कहीं ना कहीं बचता है। लेकिन जिस तरह से अभी यूपी इलेक्शन के जब रिज़ल्ट आया था तो दावा किया गया था कि मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है। उसके अलावा ये भी कहा गया कि तकरीबन 10% मुस्लिम वोट जो है हमको मिला है। लोकसभा में भी ये दावा किया गया था कि 4% वोट मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को गया है। लेकिन इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट मुस्लिम इलाकों में अगर हार रहे हैं, और अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर मैंने बाज़ाते खुद देखा हुआ है, चाहे वो विजय गोयल का जो एरिया है, वहां पर काफ़ी तादाद में मुसलमान हैं जो बीजेपी के वर्कर हैं और बीजेपी का झंडा लेकर के कन्वेंसिंग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई जीत नहीं पाता। देखिए, 2 वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यूपी में भी ख़ास तौर से एक गंगो सीट है जो मेरी सीट भी है, कैराना सीट है। यहाँ जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, एमपी या एमएलए या जिन्होंने चुनाव लड़ा है, उनसे कुछ लोग जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। ऐसे ही विजय गोयल का चूँकि कहीं ना कहीं बीजेपी में थोड़ी सी साफ छवि मानी जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के आदमी हैं वो, तो कहीं ना कहीं उनको लाइक करता है पर्सनली आदमी।
तो उसकी वजह से, उनकी वजह से आदमी जो है उनसे जुड़ जाता है। रही बात वोट की, जब वोट देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुसलमान, मैं फिर कहता हूँ इस बात को कि मुसलमान कहीं ना कहीं उसकी नीतियों से घबराता है और बीजेपी से दूर भागता है। यूपी में जो कुछ भी हुआ आप देख लीजिए, देवबंद जैसी सीट अगर गई है बीजेपी को तो उसका सीधा सा मतलब ये था कि हर पार्टी ने वहाँ मुसलमान खड़ा कर दिया। मुसलमान के अंदर आज इतनी सोच नहीं है कि अगर एक मुसलमान एक सीट पर है और यहाँ एक ही कैंडिडेट के जीतने के काबिल वोट हैं मुसलमानों के, तो मुझे कम से कम दूसरी पार्टी से यहाँ टिकट नहीं लेना चाहिए। ये सोच नहीं है। हर आदमी ये सोचकर टिकट लेता है कि वो हार जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। नतीजा ये होता है कि शाहीन बाग इलाके से 22 कैंडिडेट मैदान में उतरे हुए थे, तो आप अंदाजा लगा। बिल्कुल बिल्कुल 22, अब देखिए 22 कैंडिडेट निकले हुए थे, लेकिन वो तो ये समझिए कि अल्लाह का करना, कुछ सियासी शौर वहाँ कुछ लोगों में है, चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते हैं, समझते हैं कि भाई कहाँ वोट करना है, कैसे वोट करना है। तो वो 2 सीटें, मेरे ख्याल के 2 सीटें वहाँ से ओखला से निकली हैं, दानिश और एक साजिद, शायद हाँ एक आम आदमी कांग्रेस हो गई है। तो ये मुसलमानों के सियासी सूझबूझ का नतीजा है। अगर देखा जाता कि 22 आदमी खड़े हुए हैं तो फिर तो 22 आदमी में अगर उन वोटों को तकसीम कर दिया जाए तो जीत के करीब तो एक भी नहीं पहुंचता। लेकिन ये मुसलमानों के सियासी शौर की बात है कि उन्होंने जो है सारे कैंडिडेट को निगलेक्ट करके और 2 कैंडिडेटों को चुना है और उनको वोट देकर जिताया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को हर जगह, देखिए यूपी के अंदर भी 170 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुसलमान वोट प्रभावित करता है और उनमें से 85 सीटें तो ऐसी हैं कि मुसलमान अपने दम पर जीत सकता है। अगर मुसलमान कम से कम 85 सीट ही जीत जाए तो हमारा यूपी असेंबली में कितना वक़ार होगा। हर जगह की यही बात है। डिप्टी सीएम बन सकता है या डिप्टी सीएम अगर ना बने तो हमारे 2 मंत्री बन सकते हैं, 3 मंत्री बन सकते हैं और हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि उन वोटों में सेंध लगाने के लिए हर पार्टी अपने आप को मुसलमानों को हितैषी बताकर, मुसलमानों का खैर खा बताकर वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट उतार देती है और इस चीज़ को मुसलमान नहीं समझ पाता। वो जज्बाती तौर पर जुड़ता है जिस पार्टी से भी जुड़ता है। जैसे बीजेपी से भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो जज्बाती तौर पर जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई बीजेपी में क्या बुराई है, बीजेपी में क्या बुराई है। उनको ये नहीं लगता कि अगर देखिए पार्टी की जो नीति होती है वही असल होती है। नीति से कोई भी पार्टी नहीं अलग जा पाती। अगर कोई भी मुसलमान किसी पार्टी में जाता है और वो पार्टी की नीतियों से हटकर कोई बयानबाजी करता है तो उसको फौरन पद से हटा दिया जाता है। ये पार्टी की नीति ही असल चीज़ होती है। उस चीज़ को आम वोटर नहीं समझ पाता या छोटा वर्कर नहीं समझ पाता। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। सियासी सूझबूझ हमें पैदा करने की ज़रूरत है और हमें ऐसी जगहों पर अपने आप को एकजुट और मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। क्या बीजेपी सीरियसली ये बात सोचती है कि मुसलमानों को पार्टी से जोड़ा जाए या इनका वोट हासिल किया जाए? क्योंकि जब बयान आया था, जब इलेक्शन हुए थे यूपी के, कि मुसलमानों ने वोट दिया है, लेकिन उसके बाद रविशंकर प्रसाद का जो बयान अभी 2-4 दिन पहले आया कि मुसलमान वोट नहीं देता, तो ये किस तरह की पॉलिसी है? सच्चाई यही है जो रविशंकर प्रसाद ने बाद में एक्सेप्ट किया उस बात को कि मुसलमान वोट नहीं देता। इक्का दुक्का वोट कहीं पड़ता है। देखिए कहीं ऐसा भी होता है, कुछ वोट अनजाने में भी चले जाते हैं, या फिर जिस तरह से 3 तलाक को लेकर इन्होंने वावेला मचाया था, कुछ महिलाएं जो इनकी ज़रख़रीद थी, जिनको पैसा देकर इन्होंने कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू ट्रायल कराया था उनका और उनको सामने लाए थे, उनकी वजह से कुछ जो अपने आप को मॉडर्न महिलाएं 2 एक्सपोज भी हो गई हैं महिलाएं अभी, जो निकलकर सामने आया है कि पैसा दे करके ज़बरदस्ती उनसे कहलवाया गया। नहीं, एक्सपोज तो ये बहुत पहले हो गई थी, चूँकि एक सायरा नाम से सहारनपुर की लेडी है, शुरू में उसका मामला सामने आया था। जब उसको देखा गया तो पता चला सुप्रीम कोर्ट में उसके 3 वकील खड़े हैं और एक वकील की फीस 1 लाख रुपए है। और उसका घर जब देखा गया जाकर तो पता ये चला, जमीयत ने उसको देखा था कि उसका घर जो है इस लायक में नहीं कि वो 10,000 रुपये भी खर्च कर सके। तो एक्सपोज तो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन चूँकि मीडिया पूरा का पूरा कहीं ना कहीं कवर कर रहा है बीजेपी को, और मीडिया बीजेपी को नीचे नहीं आने देता और एक्सपोज नहीं करता। अभी आपने देखा होगा 2 हिंदू लड़के गाय का गोश्त बेचते हुए पकड़े गए, कल मेरे ख्याल के अखबारों में खबर थी ये, लेकिन उसको जो है प्रतिबंधित कहकर जो है सिर्फ अखबार में छापा गया। अगर मुसलमान होता तो फिर वही पहलू खान वाला मामला आता, वही जो दिल्ली के अंदर भैंस ले जाते हुए लड़कों के साथ मामला पेश आया वही होता, अखलाक वाला मामला होता। तो कहीं ना कहीं मीडिया भी बीजेपी को बढ़ाने के लिए और मुसलमानों को भयभीत करने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ये बहुत सोचने की बात है। तो मुसलमानों को चाहिए ऐसे वक्त में 2 चीज़ें हैं। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि एक तो सियासी सूझबूझ का सहारा लें, अपने आप को जज्बाती न होने दें, और जहाँ से हम कट चुके थे
यानी हमें हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और कुरान पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर हम वहाँ से कट जाएंगे तो हमारा ख़त्म हो जाना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमें उस पर ध्यान जिस तरह से बीजेपी मुस्तकिल जीत की तरफ जा रही है, जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं तकरीबन उसमें बेहतरीन जीत दर्ज करा रही है बीजेपी। हालांकि इस बीच इल्ज़ामात भी कई लग रहे हैं कि ईवीएम में पूरा खेल किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही एक चीज़ मुस्लिम जमातों में जो देखने में आ रही है वो ये है कि मुस्लिम जमातों का भी एक थोड़ा सा एक जहन बन रहा है कि अब इनसे बात की जाए, मोदी से मुलाकात की जाए, बीजेपी से मुलाकात की जाए और अपने मसाइल पर बात की जाए। देखिए, एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ। एक बड़ी मिसाल हमारे यहाँ गांव देहात में बड़े लोग देते थे कि अगर कोई एक लाइन खींच देता है तो उसको हम छोटा नहीं कर सकते। हमें चाहिए अपनी होशियारी से उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच दे। इनसे बात करना सिर्फ इसलिए कि मुसलमान बीजेपी में आना चाहता है, तो ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं हुई, ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। जैसे मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें चाहिए जिस इशू को ये ज़ोर शोर से उठाकर मजहबी मुनाफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उस पर बैठकर हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा था कि राम मंदिर के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि उसको 3 जगह 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो मजहबी जमातों को उन बातों पर बैठकर बात करनी चाहिए कि भाई, ताकि उनका जो गुब्बारे में जो एक हवा है वो कहीं ना कहीं निकल जाए और उनकी सियासत खत्म हो जाए। चूंकि देखिए, हिंदू जज्बाती तौर पर जुड़ा हुआ है। जिस दिन हिंदू के सामने हकीकत आ जाएगी, आप यकीन कीजिए, आज भी वैसे मुल्क में 80% हिंदू ऐसे हैं जो इनकी जज्बाती बातों में नहीं आते। वोट भले ही वो देते हैं लेकिन जज्बाती बातों में नहीं आते, और वो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम किसी तरह से मुनाफरत फैले या आपस में कोई झगड़ा हो। जमीयत उलमा हिंद ने बाकायदा अपनी मजलिस आमला में ये फैसला किया है कि वो अब जो है बात करेगी, गवर्नमेंट से, सरकार से बात करेगी, मिलेंगे डेलीगेशन के तौर पर। कितना सही है? जमीयत महमूद मदनी, बड़ी अजीब बात है। देखिए, महमूद मदनी साहब का तो जो बैकग्राउंड रहा है वो आपको याद होगा कि सहारनपुर में इन पर जो है एक दफ़ा जब गुजरात के सीएम थे मोदी, उस वक्त में इन पर एक पथराव भी हुआ था, टमाटरबाजी हुई थी इनके ऊपर, क्योंकि ये गुजरात गए थे बाकायदा और इन्होंने वहाँ सरकारी गाड़ी वगैरह इनको मिली थी। तो इनका जो माजी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन उसमें आमला का सहारा लिया जा रहा है, आमला में बाकायदा पास कराया गया। भाई देखिए, आमला तो इनकी अपनी है, आमला तो इनकी अपनी है। जब मैंने एक दिन आपके ही यहाँ इंटरव्यू में बैठकर खुलकर ये कहा था, और मैं आज भी कहना चाहता हूँ, जब दारुल जैसे इदारे को ये अपनी मनमर्जी के मुताबिक चला सकते हैं तो जमीयत क्या चीज़ है? जमीयत तो कुछ भी नहीं इनके सामने। जमीयत तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये कहेंगे कि भाई आपको जनरल सेक्रेटरी बनाने हैं, लेकिन जो हम बोलेंगे वो बोलना है, तो कौन मना करेगा उसको? कोई भी पद देंगे तो कहेंगे हम जैसा करेंगे वैसा। और आमिला किसी भी तंजीम की नहीं बोला करती कुछ भी, वो तो सदर जो भी पास कर देता है कि भाई ये है तो उसी पर हाँ हाँ हो जाती है सबकी। और जमीयत चूँकि बड़ी तंजीम है, उसके साथ जज्बाती तौर पर लगाव भी है लोगों का। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ महमूद मदनी साहब को भी आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से, देखिए, सिर्फ अपनी नाक ऊँची करने के लिए या अपनी तंजीम का फ़ायदा करने के लिए मुसलमानों को मत बेचिए। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, मुसलमानों को बेचना बंद कर दीजिए। क्योंकि आज मुसलमान इस दोराहे पर खड़ा है कि उसको किसी भी तरफ से कोई अपना हिमायती, कोई अपना हमदर्द नज़र नहीं आ रहा है। अल्लाह के लिए आपके पास वसाइल हैं, ज़राए हैं, उन वसाइल और ज़राए को मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए लगाइए। आपका नाम बहुत बड़ा है, सब जानते हैं। अब इससे बड़ा नाम अगर चाहेंगे आप तो फिर अल्लाह ही आपका हामी और नासिर है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बिल्कुल, मुसलमान एक निगाह लगाए बैठा है ख़ास तौर से मुस्लिम जमातों की तरफ कि इनकी तरफ से कोई रहनुमाई आएगी। ख़ास तौर से जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर, रोज़ाना डिबेट की जा रही है टीवी चैनल्स पर। हालांकि जमात इस्लामी हिंद इस पूरे मामले पर एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ पूरे हिंदुस्तान में एक तहरीक चला रही है जिसका बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स लोगों में मिल रहा है। तो क्या इस तरह की जमातों को भी आगे आना चाहिए? और जो ये बहुत बड़ी जमातें मानी जाती हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी साहब वाला ग्रुप हो या महमूद मदनी साहब वाला ग्रुप हो, इन लोगों की तरफ से कुछ इस तरह की पहल नहीं की गई। देखिए, एक बड़ी आम मिसाल है यूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ये सही बात है, जमात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अकेली जमात अगर आज मुकाबला करना चाहेगी इन तमाम बातों का, जो मुल्क में तमाम बातें हैं मुसलमान को लेकर और इस्लाम को लेकर, तो अकेली कोई भी जमात, चाहे वो जमात इस्लामी हो या जमात अहले हदीस हो या जमीयत उलमा हो, कोई भी अकेली जमात मुकाबला नहीं कर सकती। आज जैसे सियासी तौर पर तमाम सियासी जमातें
बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए अलायंस करने पर मजबूर हैं, ऐसे ही हमारी मिली जमातों को चाहिए वो सर जोड़ कर बैठे। अगर इस्लाम के मुखालिफिन का मुंह बंद करना है तो हमें एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा। अगर हम एक प्लेटफार्म पर नहीं आ सकते तो हम अपनी अपनी डफली बजाते रहे, जमात इस्लामी अलग काम करती रहे, जमात उलमा अलग काम करती रहे, मुस्लिम पर्सनल अलग काम करता रहे। हर आदमी की अपनी हैसियत उस वक्त पहचानी जाती है, उस वक्त मानी जाती है जब उसके साथ दूसरा आदमी खड़ा हुआ होता है। नहीं तो हालात ऐसे हैं कि एक बड़ा आदमी चाहे उसका जितना बड़ा कद है, ये एक जमात चाहे जितनी बड़ी जमात है, आज के वक्त में वो जमात उसकी कोई हैसियत नहीं है। जमीयत उलमा मुस्लिम, देखिए मुस्लिम पर्सनल कितना बड़ा इदारा है, मुस्लिम पर्सनल को आज किस तरह से चारों तरफ से घेरा जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर इतने हमले हो रहे हैं, बल्कि पर्सनल बोर्ड पर नहीं, मुस्लिम पर्सनल पर हमले हो रहे हैं, लेकिन जमातें चुप हैं। जमात इस्लामी भी कुछ नहीं बोल रही है, जमीयत उलमा भी कुछ नहीं बोल रही है, और जितनी दीगर तंजीमें हैं वो सारी की सारी खामोश हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करती है इस बात की तरफ कि हम में इत्तेहाद नहीं है। अगर हम, मेरे साथ अगर कुछ है और आप खड़े होकर ये कहें कि नहीं भाई मैं भी इनके साथ हूं, भले ही मेरी अपनी कोई पावर कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं इनके साथ हूं, तो एक और एक मिलकर दो होते हैं, एक ताकत बनती है। आदमी जो है कहने के काबिल होता है। जब मेरे पीछे कोई खड़ा होगा तो जिस मजबूती के साथ मैं अकेला बात कर सकता हूं, जब मेरे पीछे एक आदमी होगा तो और उससे ज़्यादा मजबूती के साथ बात कर सकता हूं। तो मेरा पैगाम ये है इन लोगों को, इन तमाम जमातों को, कि आप अकेले अकेले काम कीजिए, वो अच्छी बात है, लेकिन आज के हालात में आप सबको एक जगह बैठना पड़ेगा। अगर उम्मत के बही खां हैं आप लोग, अगर आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करें, इस्लाम और मुसलमान को बचाने के लिए काम करें, तो तमाम जमातों को, चाहे जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमीयत उलमा हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, इन सबको, और जितनी भी छोटी मोटी जमातें हैं, आज देखिए जब बीजेपी ने जो एनडीए बनाया है 180 पार्टियां हैं उसमें, 180। आप अगर हिंदुस्तान के पस मंजर में देखेंगे तो आपको 8-10 नाम मिलेंगे बड़ी जमातों के। ये 180 पार्टियां कहां से आ गई? तो इन्होंने ऐसी ऐसी पार्टियों को भी साथ ले लिया है जिसका अकेला आदमी है। तो हमारी जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, चाहे उसके साथ एक ही आदमी है, उसको भी आप साथ लीजिए, क्योंकि वो एक आदमी भी आपके साथ जब आएगा तो उसकी भी ताकत, उसकी भी पावर आपको मिलेगी। तो इन सारी जमातों को एक साथ बैठना पड़ेगा। अगर नहीं बैठ सकते तो आप मिल्लत इस्लामिया की बही खाही का दावा करना छोड़ दीजिए। यह आप नहीं कर सकते आज के हालात में। ऐसे हालात हैं कि कोई भी, जो भी आदमी उठेगा उसी का सर कुचल दिया जाएगा, उसी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। जाकिर नायक का हशर हमारे सामने है, और जितनी भी मिली जमातें सामने आएंगी वो कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरह की बातें आएंगी। शुक्रिया मौलाना रशीदी साहब, जिस तरह से आप बता रहे थे कि तमाम ही तंजीमों को अपने जो ज़ाती मफादात हैं उनसे ऊपर उठकर आना होगा और सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा, क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो एक निगाह लगाकर बैठे हैं, उम्मीद की एक निगाह लगाकर बैठे हैं इन उलमा के ऊपर, इन जमातों के ऊपर, कि ये इनकी तरफ से कोई एक रहनुमाई आएगी और जिस तरह के हालात हैं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होगा। और अगर ये सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आती हैं तो एक बहुत बड़ी तंजीम बन सकती है और एक बाअसर तंजीम सामने आ सकती है और जो मसाइल हैं उनका हल ज़रूर निकल सकता है। शुक्रिया।